थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक भुगतान संतुलन जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का है, इसके अंतर्गत भुगतान असंतुलन को ठीक करने के उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में इसकी सारणी बनाई गई थी जिसके अंतर्गत भुगतान संतुलन में अगर असाम्य उत्पन्न हो जाता है या आपका भुगतान असंतुलन हो जाता है तो उस समय मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपायों के बारे में तालिका बनाकर उसका वर्णन स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत मौद्रिक उपायों में आपको बताया गया था कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर घटाकर किस प्रकार से मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो भुगतान असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उस असंतुलन को किस प्रकार से ठीक किया जाए, इसके अंतर्गत अवमूल्यन के द्वारा, विनिमय नियंत्रण के द्वारा और साथ में आपका एक और था वो था मुद्रा संकुचन। कहने का मतलब मुद्रा की मात्रा में किस प्रकार से कमी करके निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को स्थिर रखें, आयातों को कम करके आप अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मुद्रा संकुचन हो चुका। विनिमय नियंत्रण के बारे में चर्चा की और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो अवमूल्यन था, वो भी अपन ने कर लिया था। इसके बाद मौद्रिक उपायों के अंतर्गत नेक्स्ट जो उपाय आता है वो है आपका विनिमय मूल्य ह्रास। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले मौद्रिक उपायों के अंतर्गत विनिमय मूल्य ह्रास। मौद्रिक उपाय इसके अंतर्गत 4 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विनिमय मूल्य ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है नुकसान, मूल्य का मतलब कीमत, विनिमय का मतलब लेन देन। तो ये आपके मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है। घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य यानी जब हमारी मुद्रा को हम विदेशी मुद्रा की में लेन देन करते हैं, विदेशी मुद्रा में जो विनिमय किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य बाजार शक्तियाँ। अब बाजार शक्तियाँ कौन सी आती है? मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। इसके द्वारा अगर निर्धारण होता है, विनिमय निर्धारित की जाती है बाजार शक्तियों के द्वारा, जिसको मांग और पूर्ति बोलते हैं। बाजार में जो कीमतों का निर्धारण होता है वो वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इसी प्रकार से विनिमय दर का जो निर्धारण है वो भी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य बाजार शक्तियों के द्वारा अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। ये मैंने आपको चित्र के द्वारा भी बताया था। जब बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य बाजार शक्तियों के परिवर्तन के कारण स्वतः ही कम हो जाता है तो इसे विनिमय मूल्य ह्रास कहते हैं। कहने का मतलब इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो विनिमय दर में जो परिवर्तन हुआ है, ये विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। इससे आपकी मुद्रा की वैल्यू बाहरी मुद्रा की अपेक्षा और भी कम हो जाती है। इसको देखो मैं चित्र के द्वारा बता रही हूँ। छोटा सा ये एक्स अक्ष है आपका, ये 0 अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति, यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति को दर्शाया जाता है जो कि एक्स अक्ष
कहलाता है। इसके बाद जो आपका वाई अक्ष है, यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब आप देखो, ये आपका डी वक्र है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता है आप लोगों को। ये आपका एसएस वक्र है। इन दोनों के कटाव बिंदु से देखो, यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और एक पूर्ति का निर्धारण हो गया, और यहाँ पर विनिमय दर जो है निर्धारित हो जाती है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा। अब देखो, मांग किन्हीं भी कारणों से कम हो गई, तो ये देखो डी वक्र किस तरफ आ जाएगा? बाईं तरफ शिफ्ट आ जाएगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, जिसको बोलते हैं, ये देखो डी से कितना हो गया? D1 हो गया। अब यहाँ पर देखो जो संतुलन होगा वो होगा आपका E1 पर, और विनिमय दर घटकर R1 हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार अगर विदेशी मुद्रा की मांग मेरी बढ़ जाती है, जो कि आपका मांग वक्र दाईं ओर हो जाता है, जो कि D2 होता है, इसका कटान बिंदु कहाँ पर आएगा? E2 पर आएगा, और विनिमय दर बढ़कर R2 पर आ जाती है। इस प्रकार ये जो परिवर्तन हुआ है, यानी विनिमय दर, हमारी मुद्रा की वैल्यू जो कम हुई है, वो कम हुई है मांग में परिवर्तन के कारण, और विनिमय दर में अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो वो हुआ है मांग में परिवर्तन के कारण, जिसमें आपकी मांग का बढ़ना दाईं तरफ, मांग का घटना बाईं तरफ, मांग वक्र को परिवर्तित करके विनिमय दर को घटाया और बढ़ाया गया है। इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य बाजार शक्तियों के परिवर्तन के कारण स्वतः ही कम हो जाता है, तो वो आपका विनिमय मूल्य ह्रास कहलाता है। अब आप यहाँ पर देखो, ना तो इसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया है, ना सरकार ने किसी प्रकार के कर वगैरह लगाए हैं, सरकार ने अनुदान वगैरह दिए हैं। सिर्फ ये जो परिवर्तन हुआ है विनिमय दर का, R से R2 या जो R1 हो रही है, ये आपकी हो रही है मांग में परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार मांग और पूर्ति में जब परिवर्तन के कारण, यानी बाजार शक्तियों के कारण जब आपकी विनिमय मूल्य कम हो जाता है, तो वो विनिमय मूल्य ह्रास कहलाता है। विनिमय मूल्य ह्रास का प्रभाव भी अवमूल्यन के समान ही होता है, यानी अपनी मुद्रा की वैल्यू बाह्य मुद्रा की अपेक्षा कम हो जाना ही विनिमय मूल्य ह्रास जिस प्रकार से होता है, जैसे अवमूल्यन होता है, वैसे ही विनिमय मूल्य ह्रास का प्रभाव भी वही पड़ता है। और आपको मैंने बताया था, अवमूल्यन यानी अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करना अवमूल्यन कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारे निर्यात बढ़ते हैं और आयात हतोत्साहित हो जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं। अब जब निर्यात अधिक होंगे, आयात कम होंगे, तो आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन है जो भुगतान संतुलन में बदल जाएगा। इस प्रकार निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके या आयातों को स्थिर रख के जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। परंतु इसकी सफलता के लिए ये आवश्यक है कि आयात और निर्यात जो भी किए जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, उनकी मांग कैसी हो? लोचदार हो। ये आपको मांग के लोच की श्रेणियां फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियां होती है। इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, बेलोचदार मांग, लोचदार मांग, और एक होती है इकाई से कम। तो यहाँ पर कह रहे हैं निर्यात और आयातों की जो मांग की लोच है वो लोचदार होनी चाहिए, और लोचदार का मतलब होता है इकाई से अधिक। इस प्रकार विनिमय मूल्य ह्रास भी जो है आपके अवमूल्यन की जैसे ही इसका प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार मौद्रिक उपायों के अंतर्गत ये आपके 4 उपाय आते हैं जिससे असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद गैर मौद्रिक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। गैर मौद्रिक उपायों में मुद्रा के अलावा ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसको करके आयातों को कम करके निर्यातों को बढ़ाकर प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले गैर मौद्रिक उपाय डालिए, पॉइंट इस डायग्राम को बना लीजिए। इसके बाद गैर मौद्रिक उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका आयात
डी डाल दीजिए। गैर मौद्रिक उपाय, गैर मौद्रिक उपाय ऐसे उपाय जो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर तो आयातों को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, निर्यातों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक हो सके, उसके बारे में उपाय आते हैं। तो सबसे पहला है इसका आयात अभ्यंश। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आयात अभ्यंश, जिसको करेंगे। इसके अंतर्गत प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करने के लिए सबसे पहले हम जिन वस्तुओं को विदेशों से मंगा रहे हैं उनकी मात्रा को सीमित करने से संबंधित है कि एक देश की सरकार आयात अभ्यंश के माध्यम से आयात किए जाने वाले माल की मात्रा को नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, अथवा आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक नहीं हो सकेगा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए आयात को कम करने के लिए सरकार जो है वस्तु की मूल्य की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर देती है कि इस वस्तु की कीमत इतनी हो सकती है, जिससे अधिक आयात नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, एक मात्रा फिक्स कर दी जाती है कि आप इस वस्तु की इतनी मात्रा मंगाओगे, इससे ज़्यादा मात्राएं हमारे देश में आयात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार मात्रा निश्चित करने के बाद हम उतनी ही मात्राओं को वस्तुओं को मंगाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की मांग हमारे यहाँ पर 2000 मांग है। कितनी मांग है? कोई भी वस्तु समझ लीजिए, वस्तु एक्स वाई जेड या नाम दे दीजिए, 2000 मांग है। हमारे देश के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है इस वस्तु का, वो हो रहा है 1000 वस्तुओं का। हमारे देश के द्वारा उत्पादन कितनी वस्तुओं का हो रहा है? 1000 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और मांग कितनी है? 2000 वस्तुओं की। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी वस्तु का निर्यात या आयात ही ना करें तो इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी, क्योंकि मांग 2000 है और वस्तुएं की जो पूर्ति है वो 1000 ही है। तो उसके हिसाब से उपभोक्ता भी उस वस्तु से वंचित ना रहे, साथ में वस्तु की कीमत भी ना बढ़े। इसके लिए अब हमारे द्वारा 1000 वस्तुओं का ही निर्यात किया जाना चाहिए, आयात किया जाना चाहिए। 1000 वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए। इस प्रकार 1000 हमारे देश की, 1000 दूसरे देश की और 2000 वस्तुओं की जो मांग है उस मांग को 2000 वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाकर जो है कीमतों को भी स्थिर रखा जा सकता है और उपभोक्ता उस वस्तु से वंचित भी नहीं रहते हैं। इस प्रकार हमारे देश की वस्तु भी बिक जाएगी और विदेशों से हमारी जो वस्तु की मात्रा है वो निश्चित ही आएगी, जितना हमने कोटा फिक्स किया है। अगर हम 1000 वस्तुओं का कोटा फिक्स ना करें और 2000 वस्तुएं जितनी की मांग है उतनी की उतनी वस्तुएं अगर विदेशों से आ जाती है और अगर मान लो उसकी क्वालिटी जो है हमारे देश की वस्तु से अच्छी होती है, साथ में उसकी वस्तु की कीमत कम होती है, तो हमारी जो वस्तु हमने जो बनाई है वो वस्तु हमारी बिना बिके ही रह जाएगी। अब जब हमारे देश की वस्तु हमारे देश में नहीं बिक रही है, महंगी होने के कारण, क्वालिटी खराब होने के कारण या विदेशी वस्तु की अपेक्षा कम अच्छी क्वालिटी होने के कारण, तो विदेशों में तो कैसे बिक पाएगी? इस प्रकार हमारी वस्तु बिना बिके रह जाएगी। इसलिए हमें संबंधित वस्तुओं की मात्राओं को फिक्स कर देना चाहिए कि हमें इस वस्तु का इतनी मात्रा में ही आयात करना है, इससे ज्यादा आयात नहीं करना है। इस प्रकार इस विधि से हम आयातों को कम करके प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक कर सकते हैं। आयात अभ्यंश के अंतर्गत यही आता है। इसके अंतर्गत आपके छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, आयात अभ्यंश क्या है बताइए, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखना, जो कि गैर मौद्रिक उपायों के अंतर्गत
आता है। दूसरा है प्रशुल्क अथवा आयात कर लगाकर। सेकंड है आपका प्रशुल्क, जिसको टैक्स बोलते हैं, अथवा आयात कर। विदेशी वस्तु जो हमारे देश के अंदर आ रही है तो सीमा पार ही यानी सीमा के ऊपर ही उस पर टैक्स की मात्रा को बढ़ाकर उस वस्तु को हमारे देश की वस्तु की अपेक्षा महंगी कर दी जाती है। और जब वो वस्तु हमारे देश में महंगी बिकती है तो वस्तु बिना बिके रह जाती है। फलस्वरूप उसकी मांग धीरे धीरे हमारे देश के अंदर कम होने लग जाती है। और जब मांग कम होने लग जाएगी तो एक समय के बाद वो वस्तु धीरे धीरे हमारे यहाँ पर कम मात्रा में आयात होने लगती है, क्योंकि विदेशी देश को ये लग जाता है कि ये वस्तु उस देश में नहीं बिक रही है। इस प्रकार आयातित वस्तु पर टैक्स लगाकर उस वस्तु को हमारे देश की वस्तु की अपेक्षा महंगा करके आयातों को कम करके हम प्रतिकूल भुगतान संतुलन को जो है ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार यह देश के जो है टैक्स जो लगाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने पर लगाया जाता है कि एक देश की वस्तु जब दूसरे देश के अंदर आ रही है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हो गई है, उस समय लगाया जाता है। तो ये देश के निर्यातों तथा आयातों दोनों पर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो वस्तु आ रही है आप उसी पर टैक्स लगाओगे, आपके देश की जब वस्तु विदेशों में जाएगी तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, परंतु सामान्यतः ये आयातों पर ही लगाया जाता है। लेकिन बात करते हैं तो मोस्टली जो है आयातित वस्तुओं पर ही ये ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है। इसलिए प्रशुल्क तथा आयात करों को समानार्थक समझा जाता है। समानार्थक का मतलब समान, चाहे उसको आप टैक्स मान लीजिए चाहे आप उसको प्रशुल्क मान लीजिए, वो एक ही शब्द के अंतर्गत आते हैं। आयातों पर जो है नियंत्रित करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची मात्रा में प्रशुल्क लगाकर या कर लगाकर उस वस्तु को महंगा करके हमारे देश में आयात की मात्रा को कम करने के लिए इस विधि को भी अपनाया जाता है, जो कि अपने स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण के अंतर्गत संरक्षण की विधियों में पढ़ा था कि किस प्रकार से आयात को कम करने के लिए या घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग करके जो है घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वो वस्तु बिना बिके रह जाती है और हमारे देश में जो बनी वस्तु है वो आराम से बिक पाती है। इस प्रकार आयात कर के द्वारा प्रशुल्क के द्वारा भी हम आयातों को कम करके भुगतान संतुलन में जो असमय उत्पन्न हो गया है उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के द्वारा भी निर्यातों को बढ़ाकर और जो उद्योग जिन वस्तुओं का निर्यात ज्यादा मात्रा में हो रहा है उनको रियायत देकर कम ब्याज की दर पर पैसा देकर उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि हमारी वस्तुएं ज्यादा मात्रा में विदेशों में निर्यात हो सके। और निर्यात जब ज्यादा मात्रा में होगी और आयात स्थिर रहेगा या आयात कम होगा या आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाकर जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे उन वस्तुओं को हम खुद बनाने लग जाएंगे तो निर्यात कम, निर्यात ज्यादा और आयात कम होंगे। और इस प्रकार निर्यातित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर सब्सिडी के द्वारा, अनुदान के द्वारा, कम ब्याज की दर पर पैसा देके या जो निर्यात उद्योग है उनको समय समय पर जो है पुरस्कार के रूप में राशि देकर हम उन उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और हमारे उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर वो और ज्यादा मात्रा में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसके फलस्वरूप निर्यात बढ़ेंगे और निर्यात बढ़ेंगे तो भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल हो चुका है वो आपका संतुलन के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार आयात को कम करके हम विदेशी निर्भरता पर भी कम जो है निर्भर हो पाएंगे और जब विदेशी निर्भरता हमारी कम हो जाएगी
करना, दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी या ज़्यादा निर्भर ना होना, यही आत्मनिर्भरता कहलाती है। इससे हमारे वो राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक इन संबंधों में हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के द्वारा भी जो है असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देकर भी, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। अब जब विदेशी पर्यटक हमारे देश के अंदर आएंगे तो वो हमारे देश की मुद्रा में अपने देश की मुद्रा को एक्सचेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो हमारे देश की मुद्रा ही चलेगी। तो वो यहाँ आकर अपनी मुद्रा को हमारे देश की मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब विदेशी पर्यटक अगर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारी मुद्रा की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी मुद्रा की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो विनिमय दर क्या हो जाएगी, विनिमय दर में जो है कमी हो जाती है। इस प्रकार विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देने का भी गैर मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है। देश में पर्याप्त संख्या में यानी बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक जो है आकर्षित करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जा सकती है कि जितने ज़्यादा पर्यटक हमारे देश के अंदर आएंगे वो उस मुद्रा को हमारे मुद्रा में परिवर्तित करते हैं तथा कुछ सीमा तक प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो हम जो भी आयात कर रहे हैं उसका भुगतान आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यटकों को प्रोत्साहित करके विदेशी मुद्रा अर्जित करके भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को बढ़ाया, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम किया जा सकता है और भुगतान संतुलन को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार जो है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के जो है अभियान चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक जो स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई होकर हमारे यहाँ से जाए और वो वहाँ जाकर वहाँ के नागरिकों को बताए कि वास्तव में भारतीय सभ्यता जो है बहुत ही देखने लायक और साथ में बहुत ही अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इससे वो प्रोत्साहित होंगे, खुश होके जाएंगे तो वो और ज़्यादा पर्यटकों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार हमारी विदेशी जो पर्यटन है, ये जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो हमारा भुगतान संतुलन जो है, जो कि असंतुलन में बदल गया है, उसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देकर भी निर्यातों को मतलब विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इसके अंतर्गत यही आता है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी तथा विनियोग। विदेशी पूंजी तथा विनियोग। विदेशी पूंजी दूसरे देश की पूंजी, विनियोग इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, इसको भी जो है बढ़ाकर इसकी असंतुलन को दूर किया जा सकता है। कैसे? भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता की विदेशों से ऋण लेकर एवं विदेशी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहित करके भी कम किया जा सकता है कि अगर हम विदेशों से ऋण लें और उस ऋण को लेकर हम यहाँ पर विनियोग करें और विनियोग करने से, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूंजी की कमी है, तो उस पूंजी की कमी को दूर करने के लिए हम हमारे देश से तो ऋण लेते ही हैं, घरेलू ऋण जिसको बोलते हैं। इसके बाद भी अगर हमें पैसों की आवश्यकता है तो हम दूसरे देश से ऋण लेकर उसको अगर विनियोग में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आय में वृद्धि होती है और आय में जब वृद्धि होगी तो आप जो विदेशी ऋण ले रहे हो उसको वापस चुका सकते हो। लेकिन अगर उस ऋण को लेकर आपने उत्पादक कार्यों की अपेक्षा उसको अनुत्पादक कार्यों में लगा दिया तो ये आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो है विदेशी पूंजी
है चालू खाते में भुगतान संतुलन की जो असमानता उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारे आयात ज्यादा और निर्यात कम है, उसको दूर करने के लिए विदेशी ऋण काफी सहायक होते हैं और हम ज्यादा मात्रा में यहाँ पर विनियोग करके उद्योगों की स्थापना करके निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को कम करके भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी पूंजी जब हमारे यहाँ पर आकर्षित होगी तो हमारे देश के उद्योग धंधे बढ़ेंगे, साथ में बेरोजगारी की मात्रा कम होगी, हमारे देश के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, देश के लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो और ज्यादा लोगों को उत्पादन कार्य में लगाया जाएगा, जिससे और ज्यादा देश की जो है स्थिति में सुधार आ जाता है। हमारे यहाँ पर पूंजी की कमी के कारण वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है जितना हमें वास्तव में करना होता है। इस प्रकार आप विदेशी पूंजी को आकर्षित करके विनियोग करके भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को जो है ठीक कर सकते हैं। इससे जो है विदेशी पूंजी और विनियोग की मात्रा पर ही डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में वो लोग हमारे यहाँ पर विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित है। इसके लिए उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि हमारे देश का विकास भी उन देशों के विकास की जैसे हो सके और प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है, अनुकूल भुगतान संतुलन तो बहुत दूर की बात है, भुगतान संतुलन की स्थिति के बराबर आ सके। इस प्रकार ये भी आपका एक गैर मौद्रिक उपायों के अंतर्गत पॉइंट बन जाता है जिससे प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाए गए उपाय। 6 पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे IMF के द्वारा सुझाए गए उपाय। इससे भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है जिसको IMF बोलते हैं, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में IMF की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य उन देशों को अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराना है जिनके पास पर्याप्त विदेशी कोष नहीं है। कहने का मतलब, अब आप देखो कोष का मतलब क्या होता है? जहां पर पैसा इकट्ठा होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है सभी देशों की जो मुद्राएं होती है वहां जो कोष भरा हुआ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहलाता है। तो इसके द्वारा जिन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा नहीं है उन देशों को अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय के लिए वित्त प्रदान करना या पैसा प्रदान करना, इसका कार्य होता है। इस कोष की स्थापना केंद्रीय बैंक के रिजर्व तथा विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं का एक कोष बनाकर किया गया है। ये जो IMF है इसकी जो स्थापना की गई है, इस कोष की स्थापना केंद्रीय बैंकों के रिजर्व, जो भी केंद्रीय बैंक होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, रिजर्व पैसा होता है वो, और जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं उन विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं का मिलाकर एक कोष बनाकर इसकी स्थापना की जाती है। इन मुद्राओं की जो विभिन्न राष्ट्र हैं, इन विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को इस कोष के अंदर शामिल किया जाता है और साथ में केंद्रीय बैंक का रिजर्व पैसा होता है। बहुत लंबे समय तक चलने वाले या संरचनात्मक भुगतान असंतुलन को ठीक करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर आपका भुगतान संतुलन जो कि असंतुलन में हो गया है और वो असंतुलन दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय तक जो है ठीक होने के स्थिति में नहीं है, तो वहां पर आपको IMF जो है वो सहायता प्रदान नहीं करेगा। ये तो अल्पकालीन वित्त प्रदान करता है कि कुछ समय के लिए अगर
भुगतान संतुलन को ठीक कर सकते हो। लेकिन ये दीर्घकालीन के लिए जो लंबे समय के लिए हो गया है उसके लिए ये वित्त प्रदान नहीं करता है, उससे इसकी अपेक्षा करना व्यर्थ है। ये अल्पकालीन वित्त ही प्रदान करता है जो कि आपका कुछ समय के लिए हुआ है उसको आप ठीक कर सकते हो। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश जो है मौद्रिक नीति या मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक उपायों को अपनाकर प्रतिकूल भुगतान संतुलन में बदल सकते हैं और इस असामय को ठीक किया जा सकता है। यहाँ ये कहना उचित रहेगा कि भुगतान संतुलन में असामय को दूर करने हेतु मौद्रिक उपायों की तुलना में गैर मौद्रिक उपाय जो हैं उनको अधिक व्यावहारिक एवं उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि गैर मौद्रिक उपायों के द्वारा ही ज्यादा मात्रा में प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक भी किया जा सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मौद्रिक उपायों को अगर ज्यादा मात्रा में अपनाया जाए तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। इसलिए गैर मौद्रिक उपायों को ज्यादा व्यावहारिक माना गया है, ज्यादा उपयुक्त माना गया है, ज्यादा उचित माना गया है। इस प्रकार आपका भुगतान संतुलन का टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ ही जो है